नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि पौने क्या होती हैं, पौनों के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा स्थायी पौने, सनातनी पौने, दूसरे नंबर पर था आपका मानसूनी या सामयिक पौने तथा स्थानीय पौने। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वायु राशियाँ यानी एयर मासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु राशियाँ होती क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। वायु राशि वायुमंडल का एक विशाल विस्तृत घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान और आर्द्रता विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में समरूप पाई जाती है। इसमें भौतिक दशा याद रखती हैं कि भौतिक दशाओं का मतलब यहाँ पर तापमान और आर्द्रता से, यानी कि जो वायु है आपकी वायु राशि जो है वायु का विशाल पुंज है जिसकी भौतिक दशाएं यानी कि तापमान आर्द्रता संबंधी विशेषताएं क्षैतिज रूप में समान होती हैं। ठीक है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रायः वायु राशियों का विस्तार कई 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इनमें वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं जिनमें तापमान एवं आर्द्रता लगभग एक समान होती है। यानी कि वायु या वायु राशियाँ वायु का विस्तृत पुंज है जिसमें भौतिक दशाएं यानी तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से समरूप होती हैं। इन्हें हम वायु राशियाँ कहते हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं लेकिन सभी में भौतिक दशाएं समानता होती हैं। यानी कि अगर उसमें तापमान यानी कि वो गर्म है तो गर्म ही वायु राशि होगी, गर्म ही उसकी विशेषता होगी। अगर ठंडी है तो ठंडी विशेषताएं होंगी। चलिए आगे देखते हैं। वायु राशि की उत्पत्ति तब होती है जब धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल अगर यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है और उसमें कोई हलचल नहीं होती है तो वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु राशियों की उत्पत्ति हेतु दशाएं। ध्यातव्य है कि एक आदर्श वायु राशि की उत्पत्ति के लिए कुछ निश्चित दशाओं का होना आवश्यक होता है जो निम्नलिखित हैं। यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे अगर वह उस कंडीशन में वायुमंडल लंबे समय तक स्थिर रहता है तो वायु राशि की उत्पत्ति हो जाती है। तो वह कौन कौन सी दशाएं हैं उनमें हम देख लेते हैं। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, संभवतः समांगी हो, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र हो जो विशाल हो, विस्तृत क्षेत्र हो और उसकी समांगी विशेषताएं हो। जैसे समांगी का कहने का मतलब है कि या तो वो संपूर्ण भाग स्थलीय हो या संपूर्ण भाग जलीय हो, जिससे कि क्षेत्र के तापमान व आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान हो। ज्ञात हो कि विषमांगी सतह जो होती है, विषमांगी का मतलब कि स्थल और जल मिलकर के दोनों, तो तापमान और आर्द्रता संबंधी समरूपता नहीं हो सकती। यानी कि संपूर्ण भाग अगर समांगी है यानी कि अगर स्थलीय है केवल या केवल जलीय है तो वहाँ पर तापमान और आर्द्रता संबंधी समानता मिलती है। और जब कभी किसी लंबे समय तक विस्तृत क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं मिलती हैं तो वहाँ पर वायु राशि की उत्पत्ति हो जाती है। यानी समांगीय विस्तृत भाग, ये पहली दशा हो गई। आगे देखते हैं। आगे है, यदि वायु क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो गति अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अपसरण का मतलब है वायु का एक दूसरे से दूर जाना, ये अपसरण होता है। ठीक है, और जब दो वायु आपस में मिलती हैं तो ये अभिसरण कहते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है अपसरण, डाइवर्जेंट। ठीक है, की गति होने पर वायुमंडलीय स्थिरता उत्पन्न होती है। जब वायु का अपसरण होता है
तो उससे क्या होता है, स्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वायु की जो गति है वह अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अगला है आपका वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं में स्थिरता होनी चाहिए। इससे वायु धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यानी वायुमंडलीय दशाओं में स्थिरता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर वैसा होगा तो जो धरातलीय विशेषताएं हैं, यानी जो तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं हैं, उनको ग्रहण करेगी और वायु राशि की उत्पत्ति होगी। आगे देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्पत्ति क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ से उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पहला है, जिन क्षेत्रों में वायु राशि की उत्पत्ति होती है उसे वायु राशि का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। पहली बात, ठीक है, यानी कि वायु राशि का उद्गम क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ पर वायु राशि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा है, गौरतलब है कि उद्गम क्षेत्र तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताओं में समरूपता रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन ही है कि वायु राशि की उत्पत्ति वहीं पर हो सकती है जहाँ पर तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं एक जैसी हो। ठीक है, इसके बाद इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती हो। ठीक है, वायु कैसी होनी चाहिए? जिससे कि केंद्र में लगातार उतरे वो। ठीक है, यानी कि वायु का ऊपर से नीचे उतरना, ये होना चाहिए। इसके बाद है आपका, इन क्षेत्रों में वायु दाब सदैव उच्च रहता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि हवाएं अगर ऊपर से नीचे उतरेंगी तो वहाँ पर उच्च वायु दाब होगा। यानी कि हवाएं ऊपर से नीचे ऐसे उतरती हैं तो यहाँ पर उच्च वायु दाब होगा, यहाँ से उतरने के बाद दूर चली जाती है, यानी कि वायु का अपसरण भी होता है। ठीक है, तो वायु राशि के उत्पत्ति क्षेत्र, या कह सकते हैं कि जो हम अभी विशेषताएं पढ़ रहे थे कि वायुमंडलीय वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, तो आपका पहला था विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र हो और प्लस समांगी भी हो, विषमांगी ना हो, और वायु क्षैतिज गतिशील हो, वो भी अपसरण प्रकार की हो। तीसरा था वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए ताकि वह धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण कर सके। ठीक है, ये हेडिंग यहाँ थोड़ी मिस्टेक है तो आप ठीक कर लेना, वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र नहीं होगा। अभी हम दशाएं ही चल रही हैं कि वायु राशि की उत्पत्ति होती है ऐसे क्षेत्र में जहाँ वायु राशि ये गौरतलब है कि उद्गम क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताओं में समरूपता होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वायु दाब सदैव उच्च रहता है। ठीक है, यानी कि वायु राशि की उत्पत्ति संबंधी जो दशाएं हैं उनमें अगर हम पॉइंट डालें तो नंबर 1 पॉइंट है आपका ये। ठीक है, इसके बाद ये नंबर 2 पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट है। इसके बाद ये आपका नंबर 4 पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट है। हाँ, अब देखते हैं हम वायु राशि के उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र आपने देख लिया कि वायु राशि की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उसे हम उद्गम क्षेत्र कहते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? ठीक है, देखते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र हो सकता है। दूसरा ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र, यानी कि जो ध्रुव हैं आपके उसमें 2 क्षेत्र हैं आपके। एक तो महाद्वीपीय हो सकता है, अगर स्थल पर उत्पत्ति हुई तो महाद्वीपीय, अगर महासागरों में उत्पत्ति हुई यानी जलीय भाग में तो महासागरीय हो सकता है। इसके बाद तीसरा है आपका उष्णकटिबंध में आ जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री से 30 उत्तर 30 दक्षिण। तो अगर उष्णकटिबंध में स्थल भाग पर उत्पत्ति हुई तो वह महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगर महासागरों पर हुई तो महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आ जाएंगे तो महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, मैरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्स। इसके बाद है मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र, यानी वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र कितने हो गए? 6 हो गए।
पहला आपका ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र और मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वायु राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। तो पहला है आपका कि वायु राशियों की विशेषताओं में अगर बात करें हम, तो वायु राशि का उद्भव विस्तृत समांगी क्षेत्र में होता है, पहली विशेषता। ठीक है। इन क्षेत्रों के तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान होती हैं, इसलिए वायु राशि अपनी उत्पत्ति के स्थान से गतिशील रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वायु राशि की उत्पत्ति हो गई तो वह स्थिर हो गई, वह गतिशील होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर उत्पत्ति हुई वायु राशि की, यहाँ से ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। नंबर तीसरा, वायु राशि अपने मार्ग के मौसम को प्रभावित करती है। ठीक है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि वायु राशि अगर गर्म है तो जिस स्थान पर जाएगी वहाँ का तापमान बढ़ा देगी। मान लीजिए कि वायु राशि ठंडी है तो जहाँ पर जाएगी वो उस क्षेत्र का तापमान घटा देगी। अतः ये मौसम को प्रभावित करती है। ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति क्षेत्र से दूर जाने पर वायु राशियों के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि मूल गुण में परिवर्तन होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गर्म वायु राशि है तो अगर वो ठंडे क्षेत्र में जाती है और वो वहाँ पर कुछ समय तक रहती है तो वो ठंडी दशाएं अपने में शामिल कर देगी। ठीक है। इसलिए उसके मूल गुणों में परिवर्तन होता है। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने पर वाताग्र का निर्माण होता है। यहाँ वाताग्र होगा। ठीक है। यानी फ्रंट का निर्माण होता है। फ्रंट, FRONT, फ्रंट का निर्माण होता है जब दो विपरीत स्वभाव वाली, दो विपरीत मतलब एक गर्म वायु राशि हो, दूसरी ठंडी वायु राशि हो, तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ हो गई। इनके मिलने से फ्रंट का निर्माण होता है। ठीक है। फ्रंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ गर्म वायु राशि, दूसरी तरफ ठंडी वायु राशि के मध्य जो ढलुआ सीमा बनती है उसे हम कहते हैं वाताग्र कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है वायु राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, कि वायु राशियों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो वायु राशियों को उनकी उत्पत्ति स्थान, मार्ग, तापमान व आर्द्रता आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। कितने आधार हैं? एक तो उत्पत्ति स्थान के आधार पे, मार्ग के आधार पे, तापमान के आधार पे और आर्द्रता के आधार पे। ठीक है। इस प्रकार का वर्गीकरण टिर्वार्था द्वारा किया गया। टिर्वार्था एक जलवायु वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एक वायु राशि का चित्र है, दिखाया गया है, क्षेत्रों को दिखाया गया है कि जैसे आपकी ये ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि है, ये ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि है, ये भी ध्रुवीय महाद्वीपीय है, ये ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि है। इसके बाद ये आपकी उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि है, ये उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि है, ये भी उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि है। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले है जो अगर वायु राशियों का वर्गीकरण है तो उद्गम क्षेत्र के आधार, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करने से पहले हमें उसे आधार बताना पड़ता है। ठीक है। तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, इसमें तापमान और आर्द्रता के आधार भी बनाया गया है। यानी उद्गम क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें किसको आधार बनाया गया है? तापमान और आर्द्रता को आधार बनाया गया है। तो इसके आधार पर दो प्रकार की होती है वायु राशि, महाद्वीपीय हो सकती है यानी कॉन्टिनेंटल, और महासागरीय हो सकती है यानी मरीन हो सकती है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा वर्गीकरण है आपका तापमान के आधार पर। ठीक है। तापमान के आधार पर वर्गीकरण, यानी तापमान संबंधी जो विशेषता है उनको आधार बनाया गया है। ठीक है। तो ये कितने प्रकार की हैं देख लेते हैं। तापमान के आधार पर वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं आपकी, ध्रुवीय वायु राशि, यह आपकी उच्च अक्षांशीय वायु राशि, यानी कि ये ठंडी वायु राशि है आपकी। ठीक है। उच्च ध्रुवीय अक्षांश पर। ठीक है। यानी कि ध्रुवीय वायु राशियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो ठंडी वायु राशि होती है उनकी उत्पत्ति उच्च
उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन वायुराशियों का उद्गम होता है वे ध्रुवीय वायुराशि कहलाती है और इन्हें पी अक्षर से डिनोट किया जाता है। यानी पी अक्षर से, पी का मतलब होता है पोलर, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, ठीक है, इसलिए पी अक्षर से इसे प्रदर्शित करते हैं। ज्ञातव्य है कि आर्कटिक वायुराशि भी एक ध्रुवीय वायुराशि है जिसे अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आर्कटिक वायुराशि भी एक ध्रुवीय वायुराशि है, लेकिन इसे पी अक्षर से डिनोट नहीं करते, इसे ए अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठंडी वायुराशियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न वायुराशि को उष्णकटिबंधीय वायुराशि कहते हैं और इन्हें हम टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इन अक्षरों को आप याद रखेंगे क्योंकि जब हम वर्गीकरण अभी आगे देखेंगे तो इन अक्षरों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है, इसमें भी आपको वर्गीकरण दिखाया गया है, ठीक है, जिसे थोड़ा हम देख लेते हैं। एयर मासेस, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी भौगोलिक वर्गीकरण, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकीय संबंधी वर्गीकरण और मैकेनिकल यानी यांत्रिक वर्गीकरण, ठीक है। तो ग्राफिकल में है आपका ट्रॉपिकल हो गया उष्णकटिबंधीय वायुराशि, ध्रुवीय वायुराशि। थर्मोडायनामिक्स में है गर्म वायुराशि यानी वार्म, कोल्ड यानी ठंडी वायुराशि, और मैकेनिकल में है स्थिर वायुराशि, ठीक है, या अनस्टेबल वायुराशि। स्थिर और अस्थिर में हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी वायु जब नीचे उतरती है तो वह स्थिर होती है और कोई भी वायु जब नीचे से ऊपर जाती है तो वह अस्थिर होती है, ठीक है। इसके बाद जियोग्राफिकल को ट्रॉपिकल और पोलर एयर मासेस में बांटा गया है। इसके बाद ट्रॉपिकल को भी महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायुराशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायुराशि, ठीक है, और इसी के साथ साथ पोलर एयर मासेस को बांटा गया है समुद्री ध्रुवीय वायुराशि यानी सागरीय ध्रुवीय वायुराशि और महाद्वीपीय ध्रुवीय वायुराशि, ठीक है। इस प्रकार इसका वर्गीकरण है, ठीक है। यह स्वभावतः तापमान की दृष्टि में गर्म होती है, ठीक है। कौन सी? जो आपकी उष्णकटिबंधीय है वो तापमान में उष्ण होती है जबकि ध्रुवीय ठंडी होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका विषुवत रेखीय वायुराशि भी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायुराशि है। इस वायुराशि को ई अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ई अक्षर द्वारा आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण आर्द्रता के आधार पर भी वायुराशियों को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि आपने देखा कि ध्रुवीय वायुराशि को तो हम पी कहते हैं, लेकिन जो आर्कटिक क्षेत्र वाली है उसे ए कहते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय वाली को तो हम टी कहते हैं, लेकिन जो आपकी विषुवत रेखा पर है, ठीक है, विषुवत रेखी आपका मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, और उष्णकटिबंधीय का मतलब 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो जो ये वाली वायुराशि है 30 डिग्री तक, उसे टी से, और जो भूमध्य रेखा के आसपास वाली है उसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई मतलब इक्वेटोरियल, ठीक है। अब आर्द्रता के आधार पर देख लेते हैं हम। आर्द्रता के आधार पे है आपका महाद्वीपीय वायुराशि। जिन वायुराशियों का उद्गम महाद्वीपों पर होता है उन्हें महाद्वीपीय वायुराशि कहते हैं, ठीक है। और महाद्वीपीय वायुराशि को हम सी से प्रदर्शित करते हैं यानी कॉन्टिनेंटल, सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। महाद्वीपीय वायुराशियों में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायुराशि को उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराशि कहते हैं, जिसे CT यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, CT यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तथा ध्रुवीय भागों में उत्पन्न वायुराशि को ध्रुवीय महाद्वीपीय पर उत्पन्न होने वाली वायुराशि को ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि कहते हैं तथा इसे CP यानी कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय, पोलर, P मतलब पोलर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय को CT से यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और ध्रुवीय महाद्वीपीय को CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
इसके बाद है आपका वायु राशियों के मार्ग के आधार पर। अब मार्ग के आधार पर है आपका वर्गीकरण। अपने उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थानों पर गतिशील होने से वायु राशि के मूल गुणों में परिवर्तन आता है, ये हमने देखा है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, देखते हैं कि एक वायु राशि जब दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उसमें कैसा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले है ऊष्मागतिक परिवर्तन, यानी थर्मोडायनामिक्स चेंज। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जब कोई वायु राशि ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होती है होकर गर्म क्षेत्रों की ओर गतिशील होती है तो इसे ठंडी वायु राशि कहते हैं। यानी ठंडी वायु राशि किसे कहेंगे? जिसकी उत्पत्ति ठंडे क्षेत्र में हुई है और गर्म स्थान की ओर वह जा रही है। ठीक है, उसे हम ठंडी वायु राशि कहेंगे। और इस वायु राशि को के अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ठंडी वायु राशि को हम के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, के का अभिप्राय ठंडा से होता है। ठीक है, इस प्रकार जब कोई ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेशों की ओर गतिशील होती है तो उसे महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि कहेंगे, यानी सी से कॉन्टिनेंटल, पी से पोलर और के से ठंडी वायु राशि कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब कोई गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर गतिशील होती है तो उसे गर्म वायु राशि कहते हैं। यानी कि वायु राशियों का उद्गम जहाँ पर होता है जिस क्षेत्र में, उसी के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। यदि ठंडे क्षेत्र में हुआ है तो ठंडी वायु राशि, यदि गर्म क्षेत्र में हुआ है तो गर्म वायु राशि। और गर्म वायु राशि को W से प्रदर्शित करते हैं। W मतलब वार्म मतलब होता है गर्म, से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई मान लीजिए कि महासागरीय और उष्णकटिबंधीय वायु राशि है तो महासागरीय के लिए M, उष्णकटिबंधीय के लिए T और गर्म के लिए W वायु राशि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका यांत्रिक परिवर्तन, यानी मैकेनिकल। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन से वायु राशि में स्थिरता व अस्थिरता आती है। ये मैंने बताया आपको। स्थिरता मतलब जब कोई वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो स्थिर होगी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वह अस्थिर होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, जब वायु राशि में स्थिरता होती है तो उसे हम एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना। ठीक है, परंतु जब वायु राशि अस्थिर होती है तो उसे हम यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यू मतलब अनस्टेबल। आगे देखते हैं, वस्तुतः किसी वायु राशि के ढलान से नीचे उतरने अथवा प्रति चक्रवात का हिस्सा बन जाने पर उसमें स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नीचे उतरने की बात कही गई, यानी वायु का ऊपर से नीचे आना। प्रति चक्रवात में भी हवाएं ऊपर से नीचे ही आती है तो वह कैसी स्थिति हो जाती है? स्थायित्व, यानी स्थिर हो जाती है, यानी स्टेबल हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर वायु राशि के वर्गीकरण को देखा जा सकता है। वायु राशि का वर्गीकरण यहाँ दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वायु राशि को टी यानी ट्रॉपिकल में बांटा गया है, यानी उष्णकटिबंधीय, पी मतलब पोलर में बांटा गया है। फिर उष्णकटिबंधीय को सी टी यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और एम टी मतलब मरीन ट्रॉपिकल, यानी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय, महासागरीय उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इसके बाद सी टी को दो भागों में बांटा गया है, सी टी डब्ल्यू, सी टी के। डब्ल्यू का मतलब एक वार्म शब्द आपको जोड़ देना है, यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, यानी उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म वायु राशि। और सी टी के मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड, यानी उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी वायु राशि। ठीक है, फिर इसको बांटा गया, सी टी डब्ल्यू को दो भागों में बांटा गया, सी टी डब्ल्यू यू, सी टी डब्ल्यू एस। यू का मतलब क्या है? अनस्टेबल, यानी अस्थिर, और एस का मतलब है स्थिर, यानी स्टेबल। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म अस्थिर वायु राशि, और इसे सी टी डब्ल्यू एस को कह सकते हैं आप उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म स्थिर वायु राशि। ठीक है, उसी प्रकार सी टी के को भी दो भागों में बांटा गया है, सी टी के यू, सी टी के एस, यानी यू से अस्थिर, एस से स्थिर स्टेबल। उसी प्रकार
महासागरीय जो ट्रॉपिकल है आपकी, उसको भी दो भागों में बांटा गया पहले, MTW यानी कि मरीन ट्रॉपिकल वार्म, फिर इसके बाद MTK यानी मरीन ट्रॉपिकल कोल्ड, फिर इनको दो दो भागों में बांटा गया है, MTWU, MTWS। यू का मतलब अस्थिर, एस का मतलब स्थिर। आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, आप आराम से इनके हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार MTK को भी बांटा गया है, U, MTKU और MTKS, ठीक है। इसी बार पोलर को भी वैसे ही बांटा गया है जैसे ट्रॉपिकल को बांटा गया है, CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर, MP मतलब कॉन्टिनेंटल मरीन पोलर, फिर CP को भी CPW यानी कि वार्म शब्द जुड़ गया, CPK यानी कोल्ड शब्द जुड़ गया, फिर इसके बाद CPW को दो भागों में बांटा गया, CPK को भी। इनमें अब CPWU, CPKS, इसी प्रकार CPKU, CPKS, ठीक है। MP यानी कि मरीन पोलर को भी दो भागों में बांटा गया है, MPW, MPK, ठीक है। MPKU, MPKS, MPKU, MPKS, ठीक है। तो इसे एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बस आपको इन शब्दों का अर्थ भर पता होना चाहिए, बाकी आप देख लेंगे। इस चित्र में आपको बता दिया गया है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। टी का मतलब है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में से टी लिया गया है पहले, ठीक है। ट्रॉपिकल में से टी लिया गया है पहले। इसके बाद पी से मतलब पोलर यानी ध्रुवीय, सी का मतलब कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय, मरीन मतलब महासागरीय, ठीक है। इन शब्दों के पहले अक्षर ही लिए गए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। डब्लू का मतलब गर्म यानी वार्म, के का मतलब ठंडी यानी कोल्ड, यू का मतलब अस्थिर यानी अनस्टेबल, एस का मतलब स्टेबल। यहाँ दो शब्द हमने और देखे थे, ए का मतलब था आर्कटिक और ई का मतलब था इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यानी ये थी आपकी विषुवत-रेखीय और ये थी आपके आर्कटिक क्षेत्र की, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है कि किन वायु राशियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो अलग अलग है। इन शब्दों को आप आराम से पकड़ सकते हो। CP मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर, CA मतलब कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, CPA यानी कॉन्टिनेंटल पोलर, CA मतलब कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, MT मतलब मरीन ट्रॉपिकल, CT मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है। ME मतलब महासागरीय यानी मरीन इक्वेटोरियल, ठीक है। इसके अलावा है MT मतलब मरीन ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये उसी प्रकार आप चित्र को आसानी से समझ सकते हैं। MP मतलब मरीन पोलर, ठीक है। तो इसे आप एक बार देख करके समझ लीजिएगा। इन शब्दों अगर आप ये अक्षर याद हो गए आपको, ठीक है। इसके साथ साथ दो अक्षर और बताए हमने, A यानी आर्कटिक, E मतलब इक्वेटोरियल यानी विषुवत-रेखीय, तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वायु राशियाँ जो हम पढ़ते हैं इनका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। जब ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या विषुवत रेखा की ओर गतिशील होती है तो शीत लहर उत्पन्न होती है। शीत लहर क्यों? क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से आ रही है, तो जाहिर सी बात है ठंडी को भी लाएंगी तो ये शीत लहर आती है, ठीक है। तथा तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, जैसे अमेरिका के सेंट लुइस में, ठीक है। यानी कि ठंडे क्षेत्र से जो वायु राशि आएगी वो ठंडी भी होगी, तो शीत लहर आएगी, और जब शीत लहर आएगी तो जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरेगा यानी हिमांक तक चला जाएगा। तो वही बताया गया है कि अमेरिका के सेंट लुइस में शीत लहर के आगमन पर तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। इसके अलावा जब वायु राशि उष्णकटिबंधीय वायु राशि से मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है, यानी जो ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है, जिसमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, ठीक है। यानी दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, और इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। चक्रवातों को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि चक्रवात क्या होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, क्योंकि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ही बनते हैं वायु राशि के मिलने से, ठीक है। और हम पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है।
तो वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडलीय विक्षोभ और चक्रवात तथा प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहाँ चक्रवात मतलब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से, वायुमंडलीय विक्षोभ का मतलब होता है वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होना। ठीक है, प्रति चक्रवातों की भी उत्पत्ति होती है। ऊष्मा तथा आर्द्रता का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, और क्षेत्रीय मौसम की दशाएं भी परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके हमने देखा वायु राशि का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वाताग्र बनते हैं, क्षेत्रीय मौसमी दशाएं परिवर्तित होती हैं, ऊष्मा व आर्द्रता का स्थानांतरण होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तथा वायुमंडलीय विक्षोभ भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मित्रों इस वीडियो में हमने बात की वायु राशियों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।